तो चलिए हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी। और पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। और ये सीरीज हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, इतना डिटेल करेंगे कि हम लोग का यूपीएससी, कोई भी पीएससी या पीसीएस कोई भी है, या फिर आप एसएससी भी दे रहे हैं तो भी आप काम करेंगे। आप लोग अगर नॉलेज चाहते हैं बहुत डिटेल में अगर इस चीज़ के बारे में, तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। काफ़ी डिटेल में हम लोग हर क्लास के लिए चलेंगे। लगभग हमारा क्लास 80 to 100 जाएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, देखते हैं कितना होता है, क्योंकि हम लोग क्लास को छोड़ेंगे नहीं, काफ़ी डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान को भी हम लोग काफ़ी डिटेल करेंगे। इसमें हम लोग भारत का संविधान, साथ में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जो भी संविधान है, जो भी भारत से सम्मत संविधान है, सारे संविधान को हम लोग देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन हम लोग का नहीं छूटेगा, या प्री हो या मेंस हो, या फिर अगर आप ऑप्शनल के भी हैं तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। लेक्चर काफ़ी डिटेल होने वाला है। देखिए, पॉलिटी का मतलब है राज्य और राज्य की व्यवस्था। तो हम लोग को यही पढ़ना है, राज्य क्या है और राज्य में कितने प्रकार की कैसे कैसे व्यवस्था होती है। तो पॉलिटी हम लोग यही देख लेंगे, जैसे एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, एकदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, जितनी भी प्रणाली हो सकती है सारी प्रणाली हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके, बहुत डिटेल में लेके जाएंगे। इसीलिए आप लोग बस क्लास के साथ बने रहिएगा। तो हमें क्या पढ़ना है, राज्य की व्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग राज्य ही देख लेते हैं कि राज्य क्या होता है, तभी तो फिर व्यवस्था हम लोग समझेंगे इसकी। राज्य, देखिए राज्य का मतलब वो वाला राज्य नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं कि राज्य मतलब कि बिहार एक राज्य हो गया, यूपी भी एक राज्य हो गया। तो ये स्टेट वाला राज्य नहीं है, इसको मतलब अंग्रेजी में स्टेट ही बोलते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है और ये राज्य अलग चीज़ है। यहाँ पे राज्य का मतलब होता है देश। मतलब क्या था वो देख लीजिए, किसी भी समाज की राजनीतिक समाज की राजनीतिक संरचना को ही राज्य कहते हैं। ठीक है, कोई भी जो समाज है उसमें जो भी राजनीतिक, जैसे एक भारत हो गया, ये एक प्रकार का समाज ही हो गया, इसमें जो भी राजनीतिक संरचना कार्य कर रही है वो सभी राज्य हैं। और राज्य को थोड़ा सा डिटेल करके देखते हैं। देखिए, राज्य जो है वो एक अमूर्त संस्था है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस केवल समझ सकते हैं बौद्धिक स्तर पर अपना। और इसी का जो राज्य का ही जो मूर्त रूप होता है, ये तो मान लीजिए एक अमूर्त संस्था हो गई, इसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक राज्य है या फिर एक राष्ट्र होता है। देखिए दोनों में क्या अंतर है, राज्य और राष्ट्र में। राज्य का क्या मतलब हुआ कि देखिए राज्य में 4 चीज़ इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर राज्य है उसमें चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, उसके बिना फिर वो कोई राज्य नहीं होगा। 4 महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है इसमें, सबसे पहले है इसका भूभाग। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट होता है इसकी जनसंख्या। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट होता है संप्रभुता, उसकी संप्रभुता जरूरी है। और चौथा इम्पोर्टेंट है सरकार। राज्य के ही मूर्त रूप को ही सरकार कहते हैं। सरकार कई भागों में होती है, उसको भी हम लोग डिटेल करेंगे तो देखेंगे। भूभाग यानी कि एक क्षेत्रफल, जो भी राज्य है उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग जरूरी। क्योंकि अगर निश्चित भूभाग ही नहीं होगा तो जो सरकार है वो किस चीज़ पे अपना राज्य चलाएगी, या कहाँ किस चीज़ के लिए कानून बनाएगी, ये कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए राज्य के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक निश्चित भूभाग होना। तो निश्चित भूभाग जरूरी है राज्य के लिए। ठीक है, जहाँ राज्य अपनी सारी क्रियाएं कर सके। जनसंख्या, वहाँ पे एक जनसंख्या रहनी चाहिए, यानी कोई निश्चित जनसंख्या, निश्चित मतलब कोई जनसंख्या होनी चाहिए जिस पर जो जनसंख्या हो वो राज्य के नियमों का पालन करे, नियमों का पालन करे। यानी कि क्या जरूरी है
जो भूभाग्य है उस पर एक जनसंख्या हो, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक क्षेत्र है बहुत सारा, लेकिन उस पर अगर जनसंख्या ही नहीं है तो फिर आप राज्य किस पे करेंगे। तो ये चारों जरूरी, ये नहीं है कि इसमें से एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, तीन चार, नहीं, चारों का चारों होना चाहिए तभी वो राज्य कहलाएगा। जिसके पास चारों नहीं है वो राज्य नहीं कहलाएगा। तो ये राज्य का आप लोग परिभाषा ही समझ लीजिएगा, राज्य क्या होता है। इसमें ये चारों तत्व, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, राज्य में क्या अगर नहीं जरूरी है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये चारों ही इम्पोर्टेंट है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो भी चल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए तीसरा चीज़ है संप्रभुता, यानी कि एक राज्य के पास भूभाग हो गया, उसके पास जनसंख्या हो गया, तो उसके पास संप्रभुता भी होनी चाहिए। जो सरकार है, राज्य की सरकार कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी निर्णय हेतु आंतरिक या बाह्य दबाव में न हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सरकार है, जो भी यानी कि जो राज्य है, अगर वो कोई निर्णय ले रही है तो उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं, आंतरिक दबाव भी नहीं होना चाहिए। अगर आंतरिक दबाव है फिर भी राज्य नहीं है। जैसे कि मान लीजिए बात करें तालिबान की अफ़गानिस्तान में, तो वो अभी तो वो एक राज्य नहीं है, क्योंकि उस पर आंतरिक दबाव था पहले जब वो राज्य था, तो उसमें वो भी नहीं, संप्रभुता भी जरूरी है। और तीसरा सबसे ज़रूरी है कि सरकार होनी चाहिए, यानी सरकार का मतलब होता है कि एक से अधिक लोग, यानी समूह, एक से अधिक लोग जो निर्णय निर्माण करे, या फिर नियम का निर्माण करे। यानी कि एक सरकार भी ज़रूरी है ताकि सभी लोग बात तो माने। अगर कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे आप लोगों को, लोग उसकी बात को माने, तो ऐसा सरकार होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या है, भूभाग जरूरी है, निश्चित भूभाग हो, ऐसा नहीं कि फिर उसमें कोई विवाद हो, जनसंख्या भी होनी चाहिए, संप्रभुता भी होनी चाहिए, सरकार भी चाहिए। देखिए अगर हम आपको एग्जाम्पल ले तिब्बत का, तिब्बत, ठीक है, तो इसकी जो सरकार है, यानी जो दलाई लामा है, तो वो तो वहीं हेड थे, दलाई लामा ही जो होते हैं वहीं हेड होते तिब्बत का, आप लोग अगर जानते होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो बचपन से ही कुछ बच्चों को चुना जाता है, फिर वहीं से वो दलाई लामा की ट्रेनिंग करते हैं, फिर जो पिछले वाले दलाई लामा मरते हैं तो नए वाले बनते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे होता है। तो मान लीजिए दलाई लामा है, ठीक है, वो भारत भाग के आ गए और वो अभी धर्मशाला में है। धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश में है, अभी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो मान लीजिए वहाँ उनके पास सरकार है, ठीक है, उनके साथ बहुत सारे अनुयायी आए थे, तो उनके पास जनसंख्या है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, उनके पास भूभाग नहीं है और ना ही संप्रभुता है। वो तो तिब्बत के लिए तो बना नहीं सकते हैं, अपने लोगों के लिए बस नियम बना सकते हैं। भूभाग भी निश्चित भूभाग नहीं है, और जो अपने के लिए नियम बनाएंगे जो यहाँ आए हैं वो भी भारत में रह के ही उनको बनाना है। तो क्या हो गया, ये उनको राज्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये चारों नहीं है। तो चारों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भूभाग भी आपके पास, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, तो भी आप राज्य नहीं है। जैसे कि गुलाम भारत, गुलाम भारत जो उपनिवेश था, तो उस समय एक राज्य नहीं था, क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं थी निर्णय निर्माण के लिए, तो इसी के लिए बोला जाता है। तो ये मान लीजिए हो गया राज्य के बारे में। अब देख लीजिए राजनीति क्या होती है। तो ये मान लीजिए राज्य हो गया, ठीक है, राज्य को हम लोग समझ लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजनीति क्या होती है। राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, ये वाली पॉलिटिक्स नहीं, हम लोग बड़ा पॉलिटिक्स को गलत समझते हैं। पॉलिटिक्स वैसा चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब है कि समाज के लिए उचित निर्णय लेने वाली संस्था, ठीक है।
राजनीति क्या है? समाज के लिए उचित निर्णय लेने वाली संस्था है, उचित निर्णय लेने वाली संस्था का विकास। देखिए राजनीति कहाँ विकास होगा? एक जब समाज होगा उसके लिए तो कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, कि समाज में लोगों को साथ रहना है तो कोई तो नियम कानून बनाना पड़ेगा, तभी तो समाज चलेगा। तो जब ऐसे जब स्थिति आती है, यानी समाज के लिए जब निर्णय लेने पड़ता है, उसका जब संस्था का विकास होता है तो वही राजनीति होती है। और ये जो राजनीति है वो अभी आज की नई बात है। जैसे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आपको लगता होगा कि सरकार है तो फिर यही चीज़ है, तो यही राजनीति नहीं है। राजनीति पहले भी थी। जैसे अगर हम लोग बहुत प्राचीन काल में जाएं तो धर्मतंत्र को ले लें या फिर राजतंत्र को ले लें। राजतंत्र में राजा निर्णय बनाते थे और नियम बनाते थे। धर्मतंत्र में जो धार्मिक पृष्ठ होते थे, पंडित पुजारी मौलवी जो भी होते थे, तो वो लोग निर्णय लेते थे। बात करें गणतंत्र में तो वहाँ पर गणतंत्र राज्य हुआ करता था। अगर आप लोग हिस्ट्री में अगर पढ़े होंगे तो जो लिच्छवी वंश थे, लिच्छवी गणराज्य थी, उसमें 8 राजवंश थे, तो वो सब भी था। तो ऐसे करके राजनीति हो गया। यानी कि समाज के लिए जब निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वही राजनीति होती है, जहाँ निर्णय लिया जाता है। बात करें राजनीति तो राजनीतिक सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसको क्यों बनाया गया है? इसका मतलब है कि विचार, ठीक है, कोई लोग जैसे कोई रूसो ने, मार्क्स ने अपने विचार दे दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखें तो विचार व नीतियों का व्यवस्थित रूप है। व्यवस्थित रूप है यानी कि विचार और नीतियों का व्यवस्थित रूप है, जिससे देखिए क्या है ये राजनीतिक सिद्धांत। यानी विचार है, किसी ने विचार दिया, किसी ने नीति दिया, या फिर संविधान है, सरकार है, इन लोगों ने इसी विचार या नीतियों पे आकार बनाया है। ठीक है, वही जो राजनीतिक सिद्धांत है, इन्हीं आधार पर क्या हुआ है, इनसे सरकार व संविधान बनता है। सरकार व संविधान का निर्माण होता है। जो भी राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, इन्हीं आधार पर क्या होता है कि सरकार और संविधान बनती है। जैसे कि सिद्धांत हो गया, एकात्मक सिद्धांत हो गया या फिर संघात्मक हो गया, तो ये सब किसी ने एक सिद्धांत दिया, उसी आधार पर कहीं जो ज़रूरी है, जैसे नीति बननी चाहिए वैसे सरकार गठन होती है, वैसे ही संविधान का निर्माण होता है। या फिर बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत इसलिए भी ज़रूरी है ताकि कोई व्यक्ति जो हो वो खुद निर्णय ले सके, समझ के कि क्या सही है क्या गलत है, उस आधार पर वो स्वयं निर्णय ले सके। तो इसलिए भी राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, तो बात करें कि हम लोगों को राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन की, मान लीजिए कि राजनीति तो ठीक है, राज्य एक हो गया, एक राज्य हो गया, ठीक है, उसको वहाँ पे निर्णय लेने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था बन गई। राजनीतिक व्यवस्था बन गई यानी पहले तो एक समाज बना, उससे पहले भी जाएं तो मान लीजिए कोई लोग हैं, लोगों का समूह है, लोगों का समूह के साथ मिलकर रहना क्यों ज़रूरी है, ताकि सभी का विकास हो, सभी की रक्षा हो। फिर इससे समाज बना, जब समाज बना तो वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी ताकि सभी के लिए निर्णय लिया जा सके। तो फिर एक राज्य बन गया वो। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत की है। नहीं भी होगा फिर भी तो लोग रह सकते हैं। मान लीजिए पसाड़ काल में तो ऐसे ही था, लेकिन उस समय जनसंख्या कम था, लोग अलग अलग रहते थे, तो उस समय कुछ व्यवस्था नहीं था, सब अलग अलग। राजतंत्र में बात करें तो कितने हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, लाखों लाखों लोग मारे जाते थे, पर आज देखिए कितनी शांति। हालांकि शांति क्या है, अभी भी तो युद्ध हो ही रहा है, रूस यूक्रेन हो चाहे इजराइल और फ़िलिस्तीन की बात करें, पर पहले बहुत ज़्यादा होती थी, डेली लाखों लाखों लोग मारे जाते थे। तो इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था की देखिए क्या क्यों ज़रूरत है, इसके कई हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहला कि जो समाज है उसमें कई हित समूह रहते हैं, सभी के अपने अपने हित हैं। कोई
मतलब कोई किसी धर्म का है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी चीज़ को मानता है, सभी हित समूह के बीच सामंजस्य बन सके, इसीलिए भी राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है ताकि सभी साथ रह सकें। दूसरा बात करें तो सुरक्षा के लिए भी, मान लीजिए राजनीतिक व्यवस्था अगर बनती है तो सब लोग मिलके अपना एक सेना रखेंगे। जैसे भारत अगर अलग अलग रहता राज्य, मान लीजिए गुजरात अलग है, राजस्थान अलग है, तो सबकी सेना कमजोर होती है और सबको खतरा रहता है। लेकिन अगर साथ है तो सुरक्षा बनी रहेगी, आतंकवाद से हो या नक्सलवाद से हो। फिर बात करें राजनीतिक व्यवस्था, सभी के लिए औपचारिक कानून बन सकता है, औपचारिक कानून जो सभी के लिए ज़रूरी है और सभी के लिए कारगर होगा, तो इसके लिए भी राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है। बात करें कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी जरूरी है। राष्ट्र का देखिए क्या मतलब होता है। राज्य तो हम लोगों ने देख लिया, उसमें 4 चीज़ों की देते हैं। राष्ट्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फीलिंग। आप किसी भी देश में रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके लिए फीलिंग कहीं और के लिए है तो फिर वही राष्ट्र है। जैसे कि यहाँ का बात करें तो कुछ मुस्लिम लोग जो होते हैं उनकी फीलिंग पाकिस्तान के लिए होती है, तो उनके लिए वो राष्ट्र है, फिर उनके लिए वो देश राष्ट्र नहीं है भारत। जब बात करें यहूदी लोग रहते हैं उनके लिए इजराइल अपना है ज़रूरी है। यूरोप वाले जो लोग रहते हैं उनके लिए यूके या फिर यूएसए जहाँ से वो होता है। तो राष्ट्र जो है वो फीलिंग होती है आपके अंदर। जैसे राष्ट्रवादी लोग होते हैं तो उनके अंदर देश के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, तो ये होगा, इसके लिए भी ज़रूरी है। या फिर जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर वर्ग या जो अल्पसंख्यक है, तो सभी को विकास हो सके, इसके लिए भी राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है ताकि सभी का हो। नहीं तो जो बड़े वर्ग हो गए, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता, जो राजा सबसे ज़्यादा मजबूत होता था वो कमज़ोर राजा को मारता था, फिर वहाँ पे राज करता था, वहाँ के लोगों को मार देता था। जैसे तैमूर लंग ने आया था जब भारत में, तो उसने कम से कम लाखों लोगों को मारा था। या फिर चंगेज़ खान की बात करें, उसने तो लाखों करोड़ों लोग को मार दिया था। हिटलर ने भी करोड़ों लोग को मारा था। तो ऐसे ही होता है, तो उसके लिए भी राज्य ज़रूरी है। सब लोग अगर साथ रह के अगर राज्य बना ले तो फिर कमज़ोर वर्ग का भी हो सकता है विकास। या फिर सामाजिक अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर नया कुछ आ रहा है, तो उसमें भी महिला वर्ग को सबको समान साथ मिलेगा। इसलिए हमारे लिए राजनीतिक व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। तो ये मान लीजिए हो गया हमारा राजनीतिक व्यवस्था है। तो हमने देख लिया कि राज्य क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होता है, यानी कि राज्य को संचालन के लिए जो व्यवस्था है वही राज्य व्यवस्था है। और राज्य व्यवस्था जरूरी क्यों है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। राजनीति क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोग जो देखते हैं अब कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसी का मतलब है सरकार। ठीक है, सरकार या जो शासन है, शासन कैसे हो रहा है, उसी व्यवस्था को हम लोग राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। यानी कि शासन किस प्रकार से करना है वही राजनीतिक व्यवस्था तय करती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि शासन के अंग क्या होते हैं, किस प्रकार वो काम करता है। शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये किस प्रकार से होते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो भी होता है विधायिका और कार्यपालिका से रिलेटेड, अगर बात करें विधायिका और कार्यपालिका अगर एक है तो उसको बोलते हैं हम लोग संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली। तो वो सब हम लोग अब धीरे धीरे करके देखेंगे। धीरे धीरे आप लोग देखते रहिए, फिर काफ़ी समझ में आता रहेगा। उसके बाद हम लोग संविधान में घुस जाएंगे। आज तो संविधान नहीं हो पाएगा, अभी 2 क्लास यहीं चलेगा। पहले हम लोग बेसिक अपना नॉलेज बनाएंगे किसी टॉपिक के लिए। तो चलिए देखते हैं शासन के अंग क्या क्या है, फिर और डिटेल करते हैं इसको। तो चलिए देखिए शासन के अंग, शासन के अंग, ठीक है, यानी कि ऑर्गन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस ही शासन बोलते हैं। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट के देखते हैं। सबसे पहले इसमें होती है विधायिका। विधायिका देखते हैं, अभी हम लोग इसको समझेंगे विधायिका क्या है, क्यों है। कार्यपालिका, कार्यपालिका, विधायिका यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग लिख देते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा हो गया न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, जुडिशरी। ठीक है, देखिए विधायिका क्या होती है।
विधायिका जो होती है वो होती है कानून बनाने वाली संस्था। कानून बनाने वाली संस्था, इसको भी डिटेल करेंगे, काफ़ी डिटेल करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, बात करें कार्यपालिका तो ये क्या करती है, ये कानून लागू करने वाली संस्था है। करने वाली संस्था है, और इसका जो काम होता है वो कानूनों के अनुसार विवाद का निपटारा है। कानून के अनुसार विवाद का निपटारा, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले विधायिका ये कानून बनाने वाली संस्था है, यानी कि इसका काम है कानून बनाना। कानून लागू करने वाली संस्था है, कानून कैसे लागू करना है, इसके भी दो अंग होते हैं, हम लोग देखेंगे। और ये होते हैं कानून के अनुसार विवाद का निवारण करने वाली संस्था। ठीक है, तो कानून का निर्माण तो हमेशा होता था। तो जैसे बात करेगा राजतंत्र में राजा करता था निर्माण। धर्मतंत्र में जो कानून निर्माण होता था वो कोई पुस्तक होती थी उसके आधार पर होता था। और बात करें लोकतंत्र में तो हम लोग लोकतंत्र को ही पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र में निर्माण कौन करता है, अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत में है 2 सदन। केंद्र के स्तर पे हम लोग देख रहे हैं, राज्य के स्तर पर नहीं देखेंगे। राज्य के स्तर पर भी अगर देखना होगा तो जैसे लोकसभा राज्यसभा है वैसे ही विधानसभा विधान परिषद होता है। राज्य वाले क्लास में हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। देखिए लोकतंत्र में क्या है, कानून कौन बनाता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा क्या होता है, प्रतिनिधि का सदन, और राज्यसभा जो होता है वो वरिष्ठों का सदन होता है या फिर राज्यों का सभा है। तो ये हो गया। ठीक है, इसमें जो होता है वो जनता द्वारा चुने लोग होते हैं। इसमें भी राज्यसभा में जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं हम लोग विधायिका पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद जब हम पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, कैसे चुनाव होता है, क्या होता है, राज्यसभा का कैसे होता है, इसका जो भी होता है ये सब हम लोग वहाँ पे देखेंगे। और बात करें अगर इसको हम लोग कर ले राज्यों में तो होता है विधानसभा, और यहाँ पे विधान परिषद सब जगह नहीं है। जिस राज्य में हम लोग राज्य वाले में देखेंगे विधान परिषद बनता कैसे है और इसमें क्या क्या नियम है। इसमें जैसे कि अगर बनाना है तो फिर कुछ ग्रेजुएट को लिया जाता है, कुछ टीचर्स को भी दिया जाता है, कुछ नगर निकाय से कुछ राज्यपाल चुनते हैं। तो ये सब देख लेंगे हम लोग वहाँ पे। राज्यसभा में देखेंगे 12 मनोनीत होता है। तो मान लीजिए हो गया विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों मिलकर कानून बनाती है। जो सरकार होती है यानी कार्यपालिका यहाँ अपना कानून पेश करेगी, और यहाँ से जो चुने हुए लोग होते हैं वो लोग निर्णय लेते हैं कि वो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा। यानी कि एक प्रकार से इसका मतलब ये हो गया, जैसे जनता का चुने हुए लोग हैं तो यानी कि जनता का ये सदन है, तो जनता द्वारा ही ये कानून बनाया जा रहा है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता था, राजा कानून बनाते थे। धर्मतंत्र में धार्मिक पृष्ठ बनाते थे, वहाँ जनता से कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे माना जाता है कि जनता ही कानून बनाती है। देखिए क्या होता है, इतना बड़ा अगर देश है भारत में तो सभी का तो आप राय ले नहीं सकते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या है तो सभी का राय लेना तो लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए क्या है, इसमें व्यवस्था बना दिया गया है कि जनता जो होंगे वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, और वो जो चुन के प्रतिनिधि गए हैं वही कानून बनाएंगे। तो ऐसा मान लिया जाता है कि जनता ही वो कानून बना रही है। हालांकि ऐसा है नहीं, व्यवहार में तो बिल्कुल उल्टा है, लेकिन ठीक है फिर भी ये भी ठीक है। कार्यपालिका ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में आ जाती है ब्यूरोक्रेसी यानी कि अधिकारी तंत्र। ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र, ये भी अपने स्तर पर अगर आप लोग देखेंगे तो अपने स्तर पर ज़्यादातर कानून तो यही बनाते हैं अधिकारी लोग ही। छोटे छोटे जो कानून होते हैं, कहीं मतलब अगर किसी ज़िला में अगर कुछ सफाई का काम करना हो या भी कुछ भी कोई खेल कराना हो, कोई नए काम कराना हो, कोई भी चीज़ होता है अपने स्तर पर तो यही करते हैं। राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है यानी जो सरकार होती है, जिसने लोकसभा ने अगर जो कानून बनाया है तो वो कानून बड़े स्तर पर होता है। छोटे स्तर पर जो कानून बनता है वो उसका ब्यूरोक्रेसी के ही हाथ में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थायी कार्यपालिका भी। देखिए राजनीतिक कार्यपालिका में क्या क्या हो जाती है, इसके भी कई प्रकार हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए इसका एक प्रकार हो गया, मान लीजिए कि संसदीय कार्यपालिका।
अभी हम लोग इसको और करेंगे, अभी डिटेल करेंगे, कुछ देर बाद देखेंगे क्या होता है संसदीय प्रणाली में। देखिए हम थोड़ा थोड़ा बस आपको भी समझा देते हैं, और डिटेल ये होगा। संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है कि जैसे कि भारत और यूके हो गया, तो इसमें क्या होता है कि विधायिका के ही लोग कार्यपालिका में होंगे, बाहर से लोग आप नहीं चुन सकते हैं। ये जो भी लोग लोकसभा में चुन के गए हैं, या फिर राज्यसभा में भी होता है, राज्यसभा के जो लोग हैं वो भी तो मान लीजिए विधानसभा से चुन के जाते हैं, तो विधानसभा के जो लोग होते हैं वो भी जनता ही चुनती है। तो मान लिया जाता है कि जनता ने इनको भी चुना है, तो जो चुने हुए लोग होते हैं उन्हीं में से आप कार्यपालिका में, कार्यपालिका का मतलब देखिए यहाँ पर हो गया मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यानी कि सरकार, जो पीएम हो गए, मंत्रिमंडल का तो हेड ही पीएम होते हैं, तो पीएम और मंत्री लोग मिलकर जो कानून बनाते हैं देश के लिए। तो संसदीय पालिका में क्या होती है, इंडिया हो गया, यूके हो गया यानी कि इंग्लैंड। तो इसमें क्या होता है कि विधायिका से ही कार्यपालिका बनता है। क्या होता है कि जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं वही कार्यपालिका बनाते हैं। एक होती है अध्यक्षीय कार्यपालिका, इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका के जो हेड है यानी मंत्रिमंडल के जो हेड है वहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, हमारे यहाँ पीएम होते हैं। लेकिन इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं यूएसए में जो होता है, जो कार्यपालिका प्रमुख होता है मंत्रियों का, वो राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव अलग से होता है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। जब हम लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव देखेंगे तो वहाँ पे उसकी देख लेंगे थोड़ा सा। जब प्रक्रिया है वहाँ पे 50 राज्य हैं और 50 राज्यों में फिर एक एक अपना प्रतिनिधि खड़ा करते हैं, और वो प्रतिनिधि जाके फिर उसको वोट दे देते हैं। मतलब अच्छी खासी प्रक्रिया, उसको देखेंगे वहाँ पर डिटेल कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्यपालिका हेड है यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को जनता ने चुन लिया, और जो प्रेसिडेंट है वो अपने अनुसार किसी को भी वहाँ पे नेता बना सकते हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे संसदीय कार्यपालिका और अध्यक्षीय कार्यपालिका में क्या अंतर है, इसमें क्या हानियाँ हैं, क्या इसके लाभ हैं। दोनों में कुछ न कुछ कमियाँ हो ही जाती है, और तो हम लोग कमियाँ देख लेंगे। एक होती है दोहरी कार्यपालिका, इसका मतलब है ये देखिए फ्रांस में है। इसमें क्या होता है कि देखिए मंत्रिमंडल जो है भारत वाला, उसमें पीएम ही हेड होता है मंत्रिमंडल का, और राष्ट्रपति यहाँ का जो नाम मात्र हेड होता है, यानी कि उसकी कोई शक्ति नहीं होती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड है, इसकी पूरी शक्ति है। जो विधायिका है वो बस कानून को बस पास कर सकता है या रोक सकता है। बहुत अच्छा एक उपाय है, इसको हम लोग देखेंगे। जब हम लोग देखेंगे तो कैसे यहाँ पे काम बनता है। दोहरी कार्यपालिका में क्या होता है कि राष्ट्रपति को भी तक शक्ति होती है और पीएम को भी शक्ति होती है, और दोनों लोग को कुछ ना कुछ शक्ति दे दी जाती है। तो वहाँ पे विवाद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि चेक एंड बैलेंस तो ज़रूरी है। चेक एंड बैलेंस अगर किसी भी राज्य के लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो ये सही भी है, गलत भी है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा और पीएम का भी चुनाव होगा, दोनों को जनता ही करेगी। इम्पोर्टेंट यही है, देखिए जो इसको जनता चुनती है, यानी कि अगर जनता चुन रही है तो जनता लोकप्रिय नेता को चुनेगी, ठीक है। और जो लोकप्रिय नेता होगा वो चाहेगा कि मेरे पास शक्ति हो, तभी तो वो लोकप्रिय है। तो इसीलिए जहाँ अगर चुनाव हो रहा है, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता है जनता के द्वारा भारत में। अगर राष्ट्रपति का आप चुनाव करेंगे तो राष्ट्रपति फिर तो लोकप्रिय हो जाएगा, तो फिर उसको ताकत देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ताकत नहीं दिया गया, यूएसए में पीएम होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दोहरी है कार्यपालिका। एक होती है बहुल कार्यपालिका, ऐसा स्विट्जरलैंड में है। इसमें क्या होता है, कई लोग होते हैं कार्यपालिका में हेड। जैसे स्विट्जरलैंड में जो 7 लोग होते हैं, इसका एक अध्यक्ष भी होता है, लेकिन वो अध्यक्ष नाम मात्र होता है, उसके पास कोई शक्ति, स्पेशल शक्ति नहीं होती। तो 7 लोग के पास समान शक्ति होती है, और 7 लोग मिल के कानून बनाते हैं। इसमें होता है जैसे 4-3 से अगर पास हुआ तो हो गया कानून। तो ये हो गया बहुल कार्यपालिका, कई लोग बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो संसदीय कार्यपालिका में एक ही लोग, अध्यक्ष कार्यपालिका में भी एक ही लोग, राष्ट्रपति पीएम। दोहरी कार्यपालिका में कौन, पीएम राष्ट्रपति, और इसमें तो फिर सभी लोग मिल के कानून बना रहे हैं। ये हो गया मान लीजिए कार्यपालिका के 4 रूप, ये आप लोग देख लीजिए। और हम लोग देख लेते हैं स्थायी कार्यपालिका में। ये हो गया ब्यूरोक्रेसी, आईएएस, आईपीएस, इन लोगों का भी कानूनी निर्माण में बहुत योगदान होता है। ये काफ़ी दक्षता वाले लोग होते हैं, लेकिन ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंडर में होती है, यानी कि ये सबसे ऊपर होती है राजनीतिक कार्यपालिका, इसके अंडर ही होते हैं इनकी मदद करने के लिए। ये काफ़ी मतलब नॉलेज वाले लोग होते हैं। यहाँ से जो चुन के लोग जाने, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास नॉलेज ही हो। और यहाँ पे नियम क्या है कि जो विधायिका के ही लोग कार्यपालिका में होंगे, यानी कि चुने हुए लोग में ही होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आदमी जो चुन रहा है
वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग को ही चुने, क्योंकि फिर उनके पास जो ज़्यादा नॉलेज वाले लोग होते हैं फिर वो चुनाव में नहीं जाते हैं। देखते हैं कि अगर आपसे भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप राजनीति में जाएंगे, आप सबसे पहले ना कहेंगे। इसीलिए ये लोग होते हैं इनकी मदद करने के लिए, काफ़ी दक्ष लोग होते हैं। अगर बात करें भारत की कार्यपालिका, तो भारत की कार्यपालिका क्या है, इसमें होता है कि बहुमत दल का जो विधायिका में यानी कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल का जो नेता होता है वो कार्यपालिका। तो कार्यपालिका दो प्रकार की है, एक राजनीतिक और एक अस्थायी। राजनीतिक में हमने देखा 4 प्रकार की, संसदीय यानी कि भारत और यूके में जो है इसमें संसद की विधायिका से ही कार्यपालिका के लोग चुने जाते हैं। अध्यक्षीय कार्यपालिका का जो लोग होता है वो अलग से चुनाव होता है, और फिर वो राष्ट्रपति अपने अनुसार किसी को भी चुन सकता है, या तो विधायिका से लोग ले या बाहर से लोग ले। दोहरी प्रणाली यानी कि इसमें 2 प्रमुख होते हैं, और बहुल प्रणाली यानी कि कई सारे प्रमुख होते हैं, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अस्थाई में हो गया अधिकारी तंत्र, इनके पास काफ़ी ज्ञान होता है, तो इसलिए भारत का जो है वो संसदीय है, यूके से लिया गया है। अब देखिए न्यायपालिका। न्यायपालिका जो होती है वो क्या करती है, कानून जो बनाया गया है यानी कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उसी के अनुसार विवादों का निपटारा करती है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें न्यायपालिका, इसकी शक्ति बस इतना तक ही सीमित नहीं है, इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। अब ये शक्ति निर्भर करता है कि उस शासन का, उस देश में शासन का प्रकार क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग 2 प्रकार लिख देंगे, एकात्मक और संघात्मक। इसको हम लोग डिटेल करेंगे। देखिए एकात्मक का मतलब क्या हुआ, ऐसा देश या ऐसा राज्य, राज्य देश मतलब राज्य, हम लोग समझ रहे हैं कि राज्य क्या होता है। तो ऐसा राज्य जहाँ पर संघ नहीं हो। संघ नहीं हो का मतलब हो गया कि वो राज्यों से मिलके नहीं बना हो, वो बस केवल एक देश हो और वहीं से सारा कानून, बस केवल एक। मान लीजिए जैसे जो यूके है या जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड जो है वो एकात्मक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि राज्य अलग अलग हैं और राज्य अपना अलग कानून बना सकते हैं, वो अलग अलग से उनके लिए अधिकार दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। तो एकात्मक जहाँ होता है वहाँ पर संसद सर्वोच्च होता है। संसद अगर सर्वोच्च होगा तो न्यायपालिका की शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है। और संघात्मक जैसे कि यूएसए, इंडिया, तो यहाँ पे ये संघात्मक व्यवस्था यानी कि राज्य और केंद्र दोनों को बराबर शक्ति है। बराबर तो शक्ति नहीं है, हालांकि यूएसए में ज़्यादा शक्ति है, भारत में कुछ कम शक्ति है। भारत संघात्मक होते हुए एकात्मक है, लेकिन दोनों में क्या है कि न्यायपालिका को बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। यहाँ पे शक्ति काफ़ी होती है, और ये शक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर कभी कभी विधायिका को भी सरपास कर जाती है। कार्यपालिका के साथ उसका हमेशा जंग होते रहता है। जब हम लोग न्यायपालिका देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या विवाद हमेशा बने रहते हैं, ऐसे क्या क्या अनुच्छेद और क्या क्या नियम ऐसे बनाए गए हैं भारतीय संविधान में। और क्या होता है इसमें, एक तो शासन के प्रकार, एक जहाँ पे संविधान होता है वहाँ पर भी न्यायपालिका मजबूत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि संविधान जो होता है उसमें लिखित कानून होते हैं। यहाँ पे जो होता है एकात्मक व्यवस्था, जहाँ संविधान, जैसे एकात्मक में जो होता है वो संविधान लिखित नहीं होता है, और जहाँ संविधान लिखित होता है वहाँ पर क्या होता है कि कानून, आपको पता है कानून क्या है। और मान लीजिए अगर विधायिका है, अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान से सम्मत नहीं है, तो उस पर आसानी से उस पर फिर वो हस्तक्षेप कर सकती है और उसको शक्ति मिली रहती है। उसमें जैसे उनको शक्ति मिलती है न्यायिक प्रक्रिया करने के लिए, यानी कानूनों का पुनरीक्षण करने के लिए, तो ये उनके पास शक्ति होती है। ठीक है। जहाँ से लिखित हो गई, अलिखित हो गई तो वहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कानून सर्वोच्च होता है और फिर न्यायपालिका नहीं होती है, उसके पास कोई एक वैधानिक दस्तावेज, जैसे संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होगा, अब इसी के अनुसार देश चलेगा, इसीलिए ये भी होता है। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है, सब हम देखेंगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट, यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है दिए होते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार, और जिसका संरक्षक कौन होता है मौलिक अधिकार का, न्यायपालिका है। तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे न्यायपालिका मजबूत हो जाएगी। तो यही चीज़ होता है जहाँ जहाँ ये होती है, फायर की गारंटी जहाँ होती है। बात करें अगर भारत की, तो भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिका में से एक है, यूएसए से भी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि यहाँ की न्यायपालिका को मिला हुआ है न्यायिक पुनरीक्षण का शक्ति। न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि अगर विधायिका कोई कानून बनाती है तो उस पर जो न्यायपालिका है उसकी न्यायिक पुनरीक्षण कर सकते हैं अपने पास।
या तो वो चेक करेगी संविधान सम्मत है कि नहीं, तो उसको तो पहले यही शक्ति मिला था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जो न्यायपालिका है वो इसका उपयोग करते हुए और न्याय परिरक्षण को ये न्यायिक सक्रियता में बदल दिया, यानी उन्होंने सारे कानून में ही हस्तक्षेप करने लगा। अभी देखेंगे तो अभी दिल्ली का जो विवाद चल रहा है दिल्ली में प्रदूषण का, तो उसमें भी न्यायपालिका बोल रही है कि हम इसमें काम करेंगे, हम अपना बुलडोजर चलाएंगे, और ऐसे ऐसे उनके वक्तव्य आते हैं। फिर मणिपुर हिंसा, उसमें भी बोला कि हम काम करेंगे। तो लोग क्या करिए कि न्यायिक सक्रियता की तरफ जा रही है, हालांकि ये सही है कि गलत है इसको हम लोग देखेंगे जब आगे हम लोग क्लास करेंगे न्यायपालिका वहाँ पे। जैसे न्यायिक सक्रियता आया कहाँ से, PIL जनहित याचिका आया, फिर उसके बाद नए आयोग का जो हुआ था, तो वो सब जब हम लोग करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। आधारभूत ढांचा आया था, तो वहाँ से फिर न्यायपालिका और शक्तिशाली, न्यायपालिका कैसे शक्तिशाली होती गई, तो ये हम लोग देख लेंगे। बात करें भारत में, तो भारत में जो न्यायपालिका है वो एकात्मक है, ठीक है। विधायिका है वो संघात्मक, एक है लोकसभा, एक है राज्यों की सभा, यानी कि दोनों की शक्ति अलग अलग है। यहाँ पे भी राजनीतिक स्थायी, लेकिन यहाँ पे एकात्मक है। SC है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है SC, और SC के अंडर में आता है जो स्थानीय होते हैं। जो स्थानीय होते हैं तो पूरी तरह SC के अंडर में आते हैं, कोई भी वो कानून अगर कोई नियम बनाते हैं तो उसी के अंडर में आएंगे। SC जो होता है वो पूरी तरह तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में नहीं आता है, लेकिन हाई कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो उसे आप सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर से खारिज करवा सकते हैं या फिर नियम बदलवा सकते हैं। जो भी मतलब बदलवा तो नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के मन का है वो क्या निर्णय देगा। तो यही बात है, इस तीनों अंडर में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नियम दे दिया तो वो फिर कानून बन जाता है। ये भी इसकी एक ताकत है, क्योंकि जो भी ये निर्णय देगा वो अपने आप में एक कानून हो जाता है। फिर आगे अगर कानून बनेगा तो इस निर्णय को देख के बनेगा, हालांकि संसद इसको बदल सकता है। तो हम लोग अभी देखेंगे आगे कि जो ये व्यवस्था है ये कैसे है भारत में। तो मान लीजिए ये हो गया शासन के अंग, ये शासन के अंग हो गए। हम लोग देख लेते हैं कि जैसे एक कानून है, कानून बनाने वाली संस्था है, ये कानून लागू करने वाली संस्था है, और कानून के आधार पर विवाद का निपटारा करने वाली संस्था है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कानून होता क्या है, कि कानून कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कानून होते हैं, किसको कानून बोलेंगे हम लोग, तो वो समझ लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि और शासन के प्रकार क्या क्या होते हैं, सरकार के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, जिसमें एकात्मक, संघात्मक, ये सब देखेंगे, अध्यक्षीय प्रणाली। चलिए देखते हैं कानून क्या होता है, इसको हम लोग मिटाते हैं फिर।